नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से जो मैं रीतिकालीन कवियों के बारे में आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवि बिहारी जी की। पहले उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में क्या कहा है। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी जी का जन्म संवत 1660 में बसुआ गोविंदपुर गांव ग्वालियर में हुआ था। और देखिए, इसमें थोड़ा सा भेद है। रामचंद्र शुक्ल जी इनका जन्म 1660 मानते हैं, जबकि नगेंद्र जी इनका जन्म जो है वो 1595 ईस्वी मानते हैं। इनके पिताजी का नाम केशव राय तथा इनके गुरु जी का नाम नरहरिदास था। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश जयसिंह थे। महाराज जयसिंह ने के अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर राजकाज पर ध्यान न देने पर बिहारी जी ने निम्न दोहा उनके पास लिख भेजा। कौन सा दोहा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली स्यों ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा पर बहुत प्रभाव पड़ा था और उन्होंने दोबारा अपने राजकाज में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। साथ ही बिहारी जी को बहुत सारा इनाम भी दिया था, जानेंगे वो हम आगे। अगर रचना की बात करें तो इनकी रचना है बिहारी सतसई, गाथा सप्तशती हाल, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य, अमरूक सतस अमरूक आदि की प्रेरणा से ये निर्मित है। कौन सी? बिहारी सतसई। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक इनकी प्रेरणा से निर्मित है। डॉक्टर गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर गियर्सन कहते हैं कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष में कोई दूसरी रचना नहीं है। बिहारी के दोहों की तुलना दोहों को नावक के तीर की उपमा दी जाती है। प्रभुदयाल मिश्र जी ने बिहारी के दोहों को खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। किसने रूपांतरित किया था? प्रभुदयाल मिश्रा जी ने। बिहारी बिहार शीर्षक से अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलीय छंद में अनुवाद किया था। पूछ लिया जाता है ये प्रश्न भी। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव दास के बाद बिहारी को हिंदी का साहित्य का चौथा रत्न माना था। ये मेरी पुस्तक में ज्यादातर मैं वही पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बार बार पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अगर पंक्तियों की बात की जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हसे देह कहे नट जाए, और तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब अंग, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो रहो आनन ओप उजास। और ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये तो शायद ही किसी को ना पता हो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग यही पाए बौराए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी पर लिखी 5 टीकाओं को प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। कृष्ण कवि की टीका, हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरति मिश्र जी की टीका। ये 5 टीकाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमुख रूप से बताई हैं। हालांकि अभी हम जब देखेंगे तो इनको भी आपको इसका भी वर्णन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिहारी लाल जी की जो व्याख्या है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बिहारी लाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये माथुर चौबे कहे जाते हैं
और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे, अर्थात जीवित रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह यानी महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय कवीश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी जी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। कौन सा दोहा था, मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली स्यो ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज निकले और तभी से बिहारी जी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी जी को इस प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असरफी उन्हें मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, 700 है। ठीक है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गईं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताई। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरति मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी जी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियां, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। किसकी? पठान सुल्तान की कुंडलियां हैं लेकिन अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। किसकी? पठान सुल्तान की कुंडलियों की किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्त करनी चाहिए थी। इसको ध्यान रखिएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद सागर ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। परमानंद सागर ने श्रृंगार सप्तशती नाम से दोहों को संस्कृत में अनुवाद किया, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखे हैं, यानी इसका उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। मतलब इतना ज्यादा उनके जो सतसई उस पे टीका और अनुवाद हुआ कि पूरा एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। बिहारी इतने से ही ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी के साथ इसका संपादन हुआ है, आज तक हिंदी में कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, किसके ग्रंथ की बात हो रही है? बाबू जगन्नाथ रत्नाकर की बात हो रही है यहाँ पे।
बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त कोई और ग्रंथ नहीं लिखा। एक ही ग्रंथ उनकी कीर्ति, इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। इस बात साहित्य क्षेत्र में इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपनी चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थितियों में अपने को भूला हुआ पाठक निमग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। मतलब ये है कि जिस तरह से प्रबंध काव्य में एक पूरी कथा चली आ रही होती, कथा का प्रसंग होता है, उस प्रसंग में जो पाठक होता है वो मग्न हो जाता है, लेकिन मुक्तक में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रस है उसके छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है, किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है बिहारी जी के बारे में। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना के समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति की जितनी अधिक होगी, वह मुक्तक की रचना में उतना ही सफल होगा। ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। बिहारी जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना करने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। ये किसके बारे में कहा गया है? बिहारी जी के बारे में कहा गया है, उनके दोहों के बारे में कहा गया है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इतनी योजना और योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दह कहें नट जाए। नासा मोरी नचाए द्रक करी काका की सौ, काटे सी कसके हिए गड़ी कटीली भौं। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलके आए, भई लखाए ना सकिन हूं झूठे ही जमुहाए। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का भी सहारा भी बहुत लिया है। विशेषता, शोभा या कांति, सुकुमारता, विरह की तीक्ष्णता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ की रूप में हो गई है, जैसे इन दोहों में। पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रतिप्योन्हे ही रहे आनन गोप उज गई है। इसका एक और उदाहरण दिया हुआ है।
चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। इति आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोल सी रहे, लगी उसासन साथ, सीरे जतननि शिशिर ऋतु, सही बिरहिनी तंताप, बसिबो को ग्रीसम दिनन, पर्यो परोसिन पाप, आड़े दे लाल आले बसन, जाड़े हूं की राती, साहस कह कह नेह बस, सखी सबे ढिंग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ि के पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर वहां 1-2 उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। ढीठी परोसिन ईठी हवे, गहे जुगहे सयान, सबे संदेशे ही कहूं, मुस्कुराहट में मान, नए बिरह बढ़ती बिथा, खरी बिकल जियबाल, बिलखी देख परोसिनो, हरसी हंसी तीह काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है, अतः उसमें से कुछ एक की ही गणना सरल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, सगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तितो, भरिये तीन जितो स्नेह, कनक कनक ते चौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, यह पाए बौराए। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने संग्रहित भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंगभंग किया है और कहीं कहीं गलत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। 1-2 स्थल पर ही स्मर के लिए समर, ककय के लिए कुछ ककय जैसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे, जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण या अपसक्रोन भी कहते हैं। अच्छ को साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जैसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्ध का अर्थ बादल है। यहाँ इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, हमारा आयोग इन शब्दों को पूछ सकता है। वार्ध का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुत बहुवचन में ही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, पर नख सिख नायिका भेद 6 ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे
आ जाते हैं। और कई टीकाकारों ने इन दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसे कि कहा जा चुका है कि दोहे के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए उन्होंने बिहारी को रीतिकाल के फुटकर कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। ध्यान रखिएगा क्यों इनको प्रतिनिधि कवियों में रखा गया है कि बिहारी का दोहे बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य था, इसीलिए। ठीक है, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकियों या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने पर वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपने मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी लय या संगीत का संचार नहीं करता है जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि धुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में ना होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष ना करते, मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों के का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत कुछ उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। ये थी बिहारी जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की राय। आज गुरुवार है, कल एक मैं वीडियो और लेकर आऊंगी कि और शनिवार को इन सबको आपको समराइज कर दूंगी, और जो 2-4 लाइनें इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मैं बोल दूंगी, तो आप उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि पेपर के टाइम पे आप इनको जल्दी से रिवीजन कर लें और आपको कोई भी परेशानी ना हो। कमेंट्स बराबर करते रहिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझ में हिम्मत बढ़ेगी और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके सामने आती रहूँगी। ठीक है, आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए भी आपका बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।